नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल लोगों को भटकाने का काम करते हैं, मतदाताओं को गुमराह करने के लिए जुमले फैलाए जा रहे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी की जीत होगी। वो गुमराह कर रहे हैं और चंडीगढ़ की जनता बहुत समझदार है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने वाली है नगर निगम की सारी सीटें। और पंजाब में सर, पंजाब में भी जो गठबंधन हुआ है, जो अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, ये पूरे पंजाब में अपना परचम लहराएगा। कांग्रेस के करतब लोग देख चुके, अकाली दल के करतब लोग देख चुके, और अब सारे देश में जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिस सोच के साथ वो इस देश की राजनीति कर रहे हैं, उसको कोई प्रदेश हो, सभी उसको मानते हैं। इसलिए पंजाब में भी अब इस गठबंधन की सरकार बनी। केजरीवाल जी एक भटकी हुई आत्मा है और वो लोगों को भी भटकाते रहते हैं। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है। अभी इसका कहीं पर कोई फैसला नहीं, और केवल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के जुमले ये छेड़ते हैं। पंचकुला में पुंडरी से विधायक और हरियाणा पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन रणधीर गोलन ने पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला। हरियाणा सरकार की ओर से रणधीर गोलन पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन लगाए गए हैं। इस मौके पर हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल मौके पर मौजूद हैं। गोलन ने कहा, सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, सरकार ने जो दायित्व दिया है उससे निभाएंगे। दिल्ली एनसीआर के 4 जिलों में आज से 6ठी से 12वीं तक के एक बार फिर स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत 4 जिलों में बढ़ते प्रदूषण के चलते 14 नवंबर से स्कूल पूरी तरह से बंद के आदेश दिए गए थे, लेकिन निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी करते हुए लगातार पहले दिन से ही स्कूल खोल रहे हैं। हालांकि आज से सरकारी स्कूलों में नियम लागू होने से स्कूल खोल दिए गए। सोनीपत में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली छात्राएं जब स्कूल पहुंची तो उन्होंने खुशी जाहिर की। वह स्कूलों के टाइम में भी बदलाव किया गया। जहां पहले 8:30 बजे स्कूल खुलते थे, वहीं अब स्कूल में 10 से 2 बजे तक क्लासेस लगेंगी। ठंड बढ़ने के चलते यह बदलाव हुआ तो 5वीं कक्षा तक के छात्र फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। बीस से 25 दिन में एचटेट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 291 केंद्रों पर 2 दिन कड़ी निगरानी के बीच परीक्षाएं हुई। कड़ी सुरक्षा पहरे में ओएमआर शीट्स लाई गई। अब रिजल्ट को लेकर बोर्ड की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसे लेकर शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने सुनी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई 2 दिन की 3 लेवल की परीक्षा का अवसान हो गया है। हालांकि जिस तरह से बोर्ड के द्वारा स्ट्रेटजी अख्तियार की गई थी, उसमें आशातीत सफलता भी बोर्ड को मिली है। क्योंकि जिस तरह से चाहे नकलचियों की बात करें, नकल पर नकेल कसने की बात कहें या फिर परीक्षा में धांधली की बात कहें, तो कहीं न कहीं किसी भी तरह से इस तरह के मामले सामने नहीं आए थे। बोर्ड ने लाइव मॉनिटरिंग करते हुए कुछ मामले भी दर्ज किए थे अनुचित साधन प्रयोग के। पहली परीक्षा की अगर बात करें, पहली परीक्षा में जिस तरह से करीबन 10 मामले जो है वो अनुचित साधन प्रयोग के सामने आए थे। दूसरी परीक्षा जो कि टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा थी, उसमें भी इसी तरह का आलम देखा गया था। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह हमारे साथ है। परीक्षा का अवसान हो चुका है। ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि यहाँ पर जो है जो ओएमआर सीट्स वो आएंगी, किस तरह से उनको रखा जाएगा, आगे किस तरह की प्रक्रिया अख्तियार की जाएगी, वो तमाम चीजें जानेंगे। सर, सबसे पहले तो एक बड़ी चुनौती थी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समक्ष इस तरह की परीक्षा का आयोजन करवाना। लगातार 5वीं मर्तबा आपके कार्यकाल में इस तरह की परीक्षा, तीसरी मर्तबा देखा गया है कि जो परीक्षा थी वो गृह जिलों में संचालित करवाई गई है। बच्चों के लिए राहत की बात थी, सुकून की बात थी। बोर्ड को कितनी मुश्किलात पेश आई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एचटेट परीक्षा में
वो भी विशेषकर गृह जिले में करवाना और कोरोना की परिस्थिति में कराना एक हम सब के लिए चुनौती थी, लेकिन हमारे बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने सबने मिलकर के इस चुनौती को स्वीकार किया और इसमें हम सफल भी हुए। अभी फिलहाल किस तरह से ओएमआर सीट्स आएंगी, ओएमआर सीट्स को किस तरह से प्रिजर्व किया जाएगा, कैसे जो परिणाम की प्रक्रिया उसको पूर्ण किया जाएगा? पहले 17 और 18 तारीख को पुलिस की अभिरक्षा में ट्रेजरी में सभी प्रश्न पत्रों को भेजा गया जी। अब वहाँ से ओएमआर सीट भी रात को ही, जो 18 तारीख को हुई थी उसकी रात को ही आई और 11:30 बजे तक सभी जिलों से पुलिस की अभिरक्षा में आकर के कंट्रोल रूम में रखी गई। वो CCTV कैमरे की निगरानी में है और वीडियोग्राफी करते हुए ही वो आई। सब हमारे जो कर्मचारी उनको लेने के लिए गए हुए थे, प्रत्येक जिले से लाइव लोकेशन डालते हुए आए, रास्ते में कहीं नहीं रुके, अनकट चलते रहे हो। परिणाम अब तैयार किया जाएगा, वो किन चरणों से गुजरेगा? पहले भी हमने देखा था ओएमआर सीट्स की स्कैनिंग, उसके बाद जो शिकायतें थी या किसी तरह के कोई सुझाव वो आमंत्रित किए जाते हैं, कोई अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो उसको लिया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी सर? आज रात तक सभी जिलों से पुलिस की अभिरक्षा में सभी ओएमआर सीट आ जाएंगी। हमारे बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो उनको लेके हुए सीलबंद कमरे में रखते हैं। कल से उन ओएमआर सीट की सबकी आइरिस स्कैनिंग की जाएगी सबसे पहले, फिर उसके बाद आज रात को सब ओएमआर सीट आ जाएंगी। कल प्रातःकाल 9 बजे से जो 1,87,951 बच्चों ने परीक्षा की है, लगभग 10% अनुपस्थित उसमें रहे हैं। उन सब सीट की ICR की जाएगी, उसके पहले फिर स्कैनिंग की जाएगी। जींद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर सर्वखाप की हरियाणा की एक महापंचायत बुलाई। महापंचायत में राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडीला, जाट धर्मशाला के प्रधान और समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जो अब केंद्र सरकार ने विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की है, 23 दिसंबर को प्रस्तावित महापंचायत में इस पर विचार किया जाएगा और फैसला लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। हिसार के मिरका गांव में पानी वाली मोटर की चोरी के मामले में दलित युवक की हत्या कर दी गई। दलित युवक की पीट कर हत्या के मामले में 7वें दिन भी पीड़ित पक्ष और प्रशासन के बीच मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण मृतक के शव को 7वें दिन भी नहीं उठाया गया। अब भी मृतक विनोद का शव सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। पीड़ित पक्ष मृतक के परिजनों को 50 लाख और घायलों को 25-25 लाख देने, मृतक के परिजनों में से एक को स्थायी सरकारी नौकरी देने, हथियारों के लाइसेंस देने और सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। देखिए, इस मामले में जो 2 घायल लोग थे उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं और FIR जो दर्ज हुई है उसके आधार पर 17 लोग नामजद हैं और अभी तक इस मामले में केवल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस प्रशासन झूठी अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है। कल यहाँ पर अफवाह फैलाई गई कि 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब उसकी पुष्टि की गई तो पता चला केवल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा भी हम लोगों ने 5-6 तरीके की मांग रखी हुई हैं। एक तो इसमें पीड़ितों को सुरक्षा देने की मांग है, उनको आर्म लाइसेंस देने की मांग है, मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मृतक है उसको 50 लाख रुपए, घायलों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग है। जो मृतक है उसकी पत्नी को एक रेगुलर नौकरी, घायलों को DC रेट पर नौकरी देने की मांग है और जो SC/ST एक्ट के तहत कंपनसेशन मिलता है वो देने की मांग है। अभी तक ना तो सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और केवल SC/ST एक्ट के तहत जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो पैसा जो इनिशियल अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया गया इनके अकाउंट में और इसके अलावा पुलिस की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं है। कनीना में व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के अध्यक्ष राजीव जैन व्यापारी के घर पहुंचे और पीड़ित को मदद का भरोसा भी दिलाया। कहा कि वैश्य महासम्मेलन पूरी तरह से व्यापारी के साथ है, किसी भी कीमत पर उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर व्यापारियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज बुलंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री से मिलकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी मामले में IPS धीरज सेतिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। वहीं अभी तक चोरी मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पास से अब तक 6 करोड़ कैश बरामद कर लिया गया है। मामले को लेकर हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने DIG सतीश बालान से खास बातचीत की है, सुनिए। करोड़ों की इस चोरी मामले में क्या कुछ अब तक जांच में सामने से बात करने का हमारे साथ DIG STF B सतीश बालान जी हैं। सर,
हालांकि इसमें अब तक बात करें एसटीएफ के हाथ काफ़ी कुछ इस मामले पे लगा, लेकिन खासकर बात करें जो मुख्य हैं इसके अंदर, उनमें केवल एक गिरफ्तारी मुख्य में जो मास्टरमाइंड थे डॉक्टर नवल की तो हुई, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो एएसआई थे दिल्ली पुलिस के, उसको लेकर के जो जमानत हुई थी उसके लेकर क्या कुछ कार्रवाई, और खासकर हम आईपीएस अधिकारी धीरज सेठिया की भी बात करें तो विकास गुलिया जो एएसआई है उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी थी, लेकिन बेल हो गया था, लेकिन काफ़ी बातें वहाँ पे उन्होंने छुपा लिया। सो कंसील लॉट ऑफ फैक्ट्स। सो इसलिए उसका बिकॉज उस समय में उनको कन्फ्रंट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब तक हमारे पास ये रविंदर दहिया जो है वो गिरफ्तार हो चुका था, वो उसने काफ़ी बातें बताई। तो इस वजह से उसकी हमने री अरेस्ट के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है, जो मिल गई है, तो उसको जल्दी गिरफ्तार करके और पूछताछ कर लेंगे। सर, इस मामले में क्या यह रकम केवल 20 या 30 करोड़ तक की थी या इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि चर्चाएं हैं कि ये 100 करोड़ तक की भी हो सकती है, इसको लेकर के अभी तक क्या कुछ सामने आया है? चर्चाओं के अंत नहीं है, एविडेंस हमारे पास, मतलब जो भी बयान आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं, वो 30 करोड़ का ही है। इसमें हम बात करें आईपीएस अधिकारी जो उस समय डीसीपी क्राइम हुआ करते थे धीरज सेठिया, उनको बार बार बुलाया गया लेकिन वो नहीं आया। अब अरेस्ट वारंट को लेकर के आपने कहना कि कोर्ट से आपने उसको लेकर परमिशन ली है, क्या कुछ उनको लेकर अभी तक किया जा रहा है, कुछ उम्मीदें किस तरीके के सामने अभी तक? उनके जो पर्सनल रेसिडेंसेस है वहाँ पे भी हमने वारंट को डिलीवर करवाया है, और हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के लिए। तो उम्मीद है कि जल्दी शामिल कर देंगे, लेकिन सभी डायरेक्शन से हम काम कर रहे हैं उनको तफ्तीश में शामिल करने के लिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि विकास लखनपुरिया या फिर धीरज सेठिया जो हैं वो इंडिया में ही हैं या बाहर भी गए, इसको लेकर कुछ प्रयास? विकास लखनपुरिया वो कहाँ जहाँ पे भी है, हम जल्दी उन सबको ही जो शामिल तफ्तीश करना है, और विकास लखनपुरिया को भी गिरफ्तार जो करना है वो करेंगे जरूर। धीरज सेठिया बाहर ना जाएं, विदेश ना जाएं, क्योंकि आपका अब तक आपके हाथ नहीं लगे हैं, उसके लिए कि कुछ आपके द्वारा कुछ अभी तक प्रयास? वो जो भी स्टेप्स है वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, और भी जो सख्ती से जो करना है वो कर लेंगे। धन्यवाद। तो हालांकि इनका कहना है कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ये मामला हालांकि 30 करोड़ तक का ही सामने आया है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए पुलिस चालान काट रही है। सिविल अस्पताल के सीएमओ का यह कहना है कि विदेश से आए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो बिना कोरोना टेस्ट कराए ही गलत फोन नंबर और एड्रेस बताकर गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर अब 257 हो गई है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और डीसी को दोबारा शिकायत की है और जल्द ही उनको ढूंढकर उनका टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतना भी फायदेमंद है। विदेश से आए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो बिना टेस्ट के और गलत एड्रेस देकर जो है यहाँ से गायब हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए वो कहीं ना कहीं सिरदर्द बना हुआ है। इसको लेकर हमारे साथ बने हुए हैं फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता। इनसे जान लेते हैं, डॉक्टर साहब, कितने लोगों की संख्या अब हो चुकी है जो ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं लेकिन वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं कोरोना का? टोटल हमारे एट रिस्क कंट्री से 888 जने कल तक आए हैं। इनमें से जो 8वां दिन जिनको हो गया है वो 578 है। इनमें से 321 लोगों का टेस्ट हमने कर लिया है। 257 लोगों का टेस्ट अभी नहीं हो पाया, जिसके लिए हमने पुलिस कार्यालय में लिख दिया है और साथ में डीसी सर को भी लिख दिया। उनको वो ट्रेस करके हमें बताएंगे, जिससे कि हम उनका भी टेस्ट कर सकें। इसको लेकर अगर बात करें तो नए मामले कितने आए हैं कोरोना के, डॉक्टर साहब, पिछले 24 घंटे में, और कितने मामले बढ़े हैं? हमारे पिछले 24 घंटे के अंदर 5 मामले आए हैं, इनमें से 4 ठीक हो गए। टोटल नंबर अब हमारे 32 कोरोना के एक्टिव केस हो गए हैं हमारे ज़िले के अंदर। कोई गंभीर अवस्था में भी है? ना, कोई भी गंभीर अवस्था में नहीं है। सबके सब होम आइसोलेशन में है। कोई भी बंदा अभी एडमिट नहीं है, तो सभी अंडर कंट्रोल है। लेकिन हमें फ्यूचर के अंदर इसको ना फैले, इसके लिए पूरा ध्यान देना है। सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन ज़रूर लगवानी है, वही हमें इससे प्रोटेक्ट करेगी। सेकंड डोज लगवाने के 14 दिन बाद हमें एंटीबॉडी बन जाती है, जो कि इससे लड़ सकती है और हमें सीवियर डिजीज़ की ओर नहीं जाने देती। इसके अलावा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और फ्रिक्वेंट हैंड वाशिंग, वो हमने फॉलो करना है। इसे छोड़ना नहीं है, इसे एक हमारी आदत बनाना है, जिससे कि ये इन्फेक्शन जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है, यदि ओमिक्रॉन आता है, इसको फैलने से रोकने के लिए हमें ये सब चीज़ों का
पूरा पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि हम तीसरी वेव की तरफ ना जाएं और बिना तीसरी वेव के आए ही हम कोरोना से लड़ सकें। कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं सरकार ने जो तय की हैं उनको पालन कराने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका हम पूरी तरह पालन करने के लिए सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने सब चीज़ें करनी है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। इसके अलावा हम पुलिस की भी मदद ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद ले रहे हैं। जैसे जो पेशेंट या जो लोग हमें नहीं मिल रहे हैं उनके लिए हम पुलिस को लिख रहे हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं। क्या कुछ चालान भी काटे गए? हाँ, इनके हम चालान के लिए भी कहा गया है, पुलिस को भी कहा गया है और सभी को चेतावनी दी गई है और चालान काटने शुरू कर दिए गए हैं। तो क्या बीके अस्पताल में भी चालान काटे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं? हाँ, सभी को अच्छी तरह से समझा रहे हैं हम कि मास्क लगाएं और मोटिवेट कर रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए, और कुछ चालान भी काटे हैं, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा सकें और लोग इसका पालन करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं लोग इसका पालन जरूर करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके और अपने परिवार को भी बचाया जा सके। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। विदेश से देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं रोहतक में नीति आयोग ने फरवरी माह में ओमिक्रॉन वायरस की तीसरी लहर आने का अंदेशा जताया है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज ने लोगों को चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उन्हें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दुकान और मॉल में एंट्री नहीं मिल पाएगी। ऐसी तैयारियां चल रही हैं। यही नहीं, ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। प्रदेश में होने वाली सरकारी नौकरियों को लेकर होने वाली परीक्षाओं में होने फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस भर्ती की परीक्षा में मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर दूसरों को बैठाकर परीक्षाएं पास कराई जा रही हैं। तो वही पास कराने के मामले में चंडीगढ़ की बुडेल जेल में नियुक्त क्लर्क समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। रतिया में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मास्टर प्लान तैयार कर लिया। नगर पालिका सचिव पंकज गुर्जर ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर पालिका सख्त एक्शन ले रही है। दुकान के आगे सामान रखने पर चालान कटेगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिला का साइबर सेल जहां अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने में अहम भूमिका निभा रही है, वहीं जिला की साइबर सेल पुलिस टीम ने आमजन के गुम हुए 25 मोबाइल फोन को ढूंढकर सराहनीय कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज स्वयं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने उक्त मोबाइल फोनों के मालिकों को अपने कार्यालय में बुलाकर वो उनके फोन सौंपे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने मोबाइल फोन ढूंढने में अहम भूमिका निभाने वाली साइबर सेल की टीम की प्रशंसा भी की है। पलवल में युवकों ने मोबाइल फोन चोरी के शक में दोस्त को बड़ी बेरहमी से लाठी डंडों से पीटकर मार डाला। आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।